हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोगों का क्रैश कोर्स का डे चौथा है और जिसमें कि हम लोग बात करेंगे क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स का जो है उसी पर प्रश्न उत्तर जो होता है उसका उसी पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, क्या आपका प्रश्न उत्तर बिहार बोर्ड में 5 से 10 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए इस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो बिहार बोर्ड में जो आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव तो 100 में से आपको 50 बनाने दिया जाएगा, 100 देगा कहेगा उसमें से आपको 50 बनाने के लिए। और आपका सब्जेक्टिव जो रहेगा उसमें आपका संक्षेपण भी आता है, ऐसे भी आता है यानी निबंध आता है, उनके बाद आता है आपका पत्र आता है। ये सभी का वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा और निबंध का जो वीडियो है वो पहले भी आ चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं। इनके बाद हम लोग संक्षेपण का वीडियो लाएंगे तो आप उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो मेन मुद्दा है वो है क्या, 10 लघुत्तरीय प्रश्न है क्लास 12th का हिंदी, जो 100 मार्क्स का आप लोगों को पता ही होगा। जो जिसका साइंस है वो उसको भी पता होगा और जिसका आर्ट्स है, जिसका कॉमर्स है, सभी का हिंदी रहता है, तो ये सबके लिए है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, क्या इसमें 10 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पिछले पिछले 3 दिन का भी जो वीडियो हमारा था उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ वहाँ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा सबसे पहला सवाल आता है, क्या अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। आप लोग पढ़े होंगे, फर्स्ट चैप्टर का ही है अगर बातचीत का। तो उसमें से पहला सवाल आता है, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। प्रथम सवाल आता है वाक शक्ति। वाक शक्ति मतलब होता है आपका बोलने की शक्ति। क्या होता है वाक शक्ति मतलब क्या होता है, बोलने की शक्ति। तो इसी पर हमारा सबसे पहला ही सवाल आता है, क्या अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो बातचीत आपका किसके द्वारा लिखा गया है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया, आपको पता होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। अगर मनुष्य अथवा हमें वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। मनुष्य के अंदर वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य का जीवन जीना नर्क के समान होता, क्योंकि वाक शक्ति द्वारा ही मनुष्य अपने सुख दुख एक दूसरे से बांटता है। तो कहने का अर्थ है कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो इस पूरी गूंगी सृष्टि का क्या होता, ये इसका हाल हमें पता नहीं है। अगर हमें या पूरे मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो मनुष्य का जीवन जो है नर्क के समान हो जाता। मनुष्य का कोई भी किसी भी प्रकार का सुख दुख वह अपने में एक दूसरे से नहीं बांट सकता। तो अगर ये सवाल आपको पूछा जाए क्या अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता है, तो आप इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल इसी चैप्टर से रिलेटेड हमारा आता है, क्या बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तो बातचीत के संबंध में आपका बेन जॉनसन और एडिसन जो है अपना विचार प्रस्तुत किया है, तो दोनों के विचार को आपको लिखना है। तो पहला है, क्या बेन जॉनसन का क्या है। तो बेन जॉनसन को बातचीत के संबंध में यह विचार है कि बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, क्या बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, ये किसका कहना है, तो वह बेन जॉनसन का कहना है। बेन जॉनसन क्या कहते हैं, क्या बोलने से मनुष्य का क्या होता है, साक्षात्कार होता है और वह बहुत उचित जान पड़ता है। दूसरा का विचार पूछता है, दूसरा एडिसन का विचार पूछता है। तो एडिसन का बातचीत करने के संबंध में क्या विचार है उसको समझिए। एडिसन का विचार क्या है कि असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में ही हो सकता है, जबकि दो व्यक्ति आपस में बात करता है तो वह अपनी दिल की बात एक दूसरे को बताता है। एडिसन आपका क्या बताता है, अगर दो असली बातचीत जो होगा वह दो व्यक्ति में ही हो सकता है, अर्थात दो व्यक्ति आपस में बात करता है तब वह दिल की बात एक दूसरे को बताता है। तो यहाँ दो प्रकार का बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन दोनों अपना विचार प्रस्तुत करता है, जिसमें कि बेन जॉनसन आपका क्या बताता है, बोलने से मनुष्य के रूप में मनुष्य का क्या होता है, साक्षात्कार होता है और वह उचित जान पड़ता है। वहीं एडिसन का विचार है बातचीत के संदर्भ में क्या, जब दो व्यक्ति आपस में बात करता है तो वह अपना दिल की बात करता है और एक दूसरे को बताता है। आई होप आपको ये सवाल भी पूरी अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है, क्या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो सिंपल सा भाषा में अगर समझिए तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है आपका वह बात करने की हुनर है। क्या है, बात करने की हुनर।
ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। क्या बोलने की वह शैली जो सहज के साथ साथ जिसे सुनकर कान को सुख मिले, कान को सुख का अनुभव मिले, उसे क्या कहेंगे हम लोग? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहेंगे। क्या लिखना है? बोलने की वह शैली जो सहज हो, साथ साथ जिसे कान को सुनकर सुख का अनुभव मिले, बातचीत करने वाले व्यक्तियों को आत्मा की तृप्ति मिले एवं एक दूसरे की चतुराई, योग्यता, बुद्धिमत्ता इत्यादि लक्षणों का पता चल सके, ऐसा हुनर यूरोप के लोगों के पास होता है। इस बातचीत की प्रवृत्ति पूर्ण शोभा काव्य कला की प्रवीण प्रवीण विद्वत मंडली है। ये आपका इज्जत नहीं हुआ, ठीक है, इसको इग्नोर कर देंगे आप लोग। प्रवृत्ति पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वद मंडली है। यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है कि बोलने की वह कला है जो सहज हो और उस बात करने की शैली को सुनकर कान को सुख का अनुभव मिले और बातचीत करने वाले व्यक्ति को आत्मा की तृप्ति मिले, एक दूसरे की चतुराई, योग्यता, बुद्धिमत्ता इत्यादि लक्षणों का पता चले। और ऐसा हुनर किसके पास होता है? तो यूरोप के लोगों के पास होता है। और इस प्रकार की जो कला होती है वह काव्य कला प्रवीण होती है और विद्वत मंडली होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका बूढ़ा मजाक वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है और कई बार आपका एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। बूढ़ा मजाक वाला सवाल पूछा गया है कि बूढ़ा मजाक वाला किसे जिम्मेदारी से मुक्त है, किस जिम्मेदारी से मुक्त है? सोचिए अगर जिम्मेदारी मिलती तो क्या होता। सवाल है क्या? बूढ़ा मजाक वाला। सबसे पहली बात ये जानिए, ये जो आपका सवाल है वह कहाँ से लिया गया है? तो हार की जीत आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे और जिसके लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी जी। कौन है? अशोक वाजपेयी जी आपका लेखक है, ठीक है, तो आपको पता ही होगा। तो इसमें एक सवाल पूछा गया कि बूढ़ा मजाक वाला का उसी में वर्णन किया गया है कि बूढ़ा मजाक वालों किस जिम्मेदारी से मुक्त है, अगर वह जिम्मेदारी उसे मिलता तो क्या होता। यहाँ दो प्रकार का सवाल है। पहला सवाल पूछेगा बूढ़ा मजाक वाला किस जिम्मेदारी से मुक्त है, और दूसरा अगर जिम्मेदारी मिलती तो क्या होता। बहुत ही वीवीआई सवाल है, चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। बूढ़ा मजाक वाला देश की राजनीति में हिस्सा लेने से वंचित है। सबसे पहली बात, बूढ़ा मजाक वाला देश की राजनीति में हिस्सा लेने से वंचित है। अगर उसे जिम्मेदारी मिली होती, अगर उससे जिम्मेदारी मिली होती तो वह हार को हार कहता, जीत नहीं कहता। वह सत्य प्रकट करता, उसे तो मात्र सड़क सींचने का काम सौंपा गया है, यही उसकी जिम्मेवारी है। सत्य लिखने और बोलने का मनाही है, इसलिए वह मौन है और अपनी सीमाओं के भीतर ही जा रहा है। वह विवश है, विकल है, फिर भी दूसरे के क्षेत्र में दखल नहीं देता, केवल सींचने से मतलब रखता है। इसमें बौद्धिक वर्ग की विशेषता झलकती है। अगर उसे सत्य कहने और लिखने की जिम्मेदारी मिली होती तो राष्ट्र की यह स्थिति नहीं होती तथा छोटी बातों पर झूठी शान में जश्न नहीं मनाया जाता। जीवन के हर क्षेत्र में अमन शिक्षा दीक्षा की धारा बहती, अंधकार और अबोधता में प्रजा विवश बनकर नहीं जाती। तो कहने का आशय हमारा ये है, क्या बूढ़ा मजाक वाला को क्या करने का जिम्मेवारी दिया गया है? सड़क सींचने का बूढ़ा मजाक वाले को जिम्मेदारी दिया गया है, ठीक है। अगर बूढ़ा मजाक वाला को यह जिम्मेवारी मिल जाता तो वह क्या करता? सड़क सींचने के अलावा वह जिम्मेदारी अपना मुक्त होता तो क्या होता कि वह जो जीत की खुशी मना रहा था, अगर आप पढ़े होंगे इस कविता को तो आपको पता ही होगा, क्या उसमें से बहुत से सैनिक बाहर जाते हैं लड़ने के लिए और उनके जब वो आते हैं तो उसके जश्न में खुशी मनाया जाता है, जिसमें कि लोगों को सिर्फ यही पता रहता है क्या हमारी जीत हुई। इसमें लोगों को यह पता नहीं रहता कि हमारी किस प्रकार की जीत हुई, उसमें कितनी सेना मारे गए, हमारा कौन सा आदमी गया, कौन सा, ये सब जानकारी नहीं रहती है। सिर्फ उसे बता दिया जाता है कि हम लोग की जीत हुई, वह अपनी तैयारी में लग जाते। लेकिन बूढ़ा मजाक वाला जब सड़क सींचता है तो वह कहता है क्या उसे सत्य लिखने और बोलने के लिए मनाही है, और वह हार को हार कह सकता और जीत को जीत नहीं कह सकता। इसके पास इस प्रकार की उसे कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। वह विवश है और अपनी सीमा के भीतर ही वह अपने गुनगुनाता है। इसमें क्या होता है? बौद्धिक वर्ग की विवशता झलकती है। अगर उसे सत्य कहने और लिखने की जिम्मेदारी मिली होती बूढ़ा मजाक वाला तो वह राष्ट्र की यह स्थिति नहीं होता, और झूठी बातों पर जो झूठी शान का जश्न मनाया जाता है, वह हर क्षेत्र में अमन शिक्षा दीक्षा की धारा बहाता, अंधकार और अबोधता को
में पर्यावयस्क बनकर जाने नहीं देता, अर्थात बूढ़ा मजाक वाला को जिम्मेदारी मिलता तो वह इन सभी बातों पर ध्यान रखता। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को अब हम लोग देखते हैं। अगर आप इसे नोट करेंगे तो आराम से आपको एक बार और पढ़ेंगे तो आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट उसी चैप्टर सवाल आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी सवाल आता है, उत्सव कब और क्यों मना रहे हैं। उत्सव जो है कब और क्यों मना रहे हैं, ये सवाल को आप लोग पढ़े होंगे। क्या उत्सव कब और सॉरी यहाँ कौन होगा, ठीक है। उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा कौन है, ठीक है। उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। उत्सव नागरिक मना रहा है, यहाँ कौन होगा, ठीक। उत्सव नागरिक मना रहे हैं और किसी युद्ध में जीत के खुशी के रूप में मना रहे हैं। उत्सव कौन मना रहा है, नागरिक मना रहा है और किसी युद्ध में जीत की खुशी के रूप में उत्सव को मना रहा है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर नागरिकों को पता नहीं कि किस युद्ध में उसकी सेना और शासक गए, युद्ध किस बात पर था, यह भी नहीं कि शत्रु कौन था और वह विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है। सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई, उनकी से आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। किसकी विजय हुई, सेना की या शासक की, नागरिकों की किसी को पास पूछने का अवकाश नहीं। तो कहने का अर्थ है, क्या सवाल पूछता है क्या उत्सव कौन और क्यों मना रहा है। तो उत्सव कौन और क्यों मना रहा है, तो उत्सव आपका नागरिक मना रहा है और किसी युद्ध की जीत के खुशी के कारण मना रहा है। इन्हें कुछ भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं है, क्या शत्रु कौन था, विजय पर्व सिर्फ मनाने में ये अपना ध्यान मग्न है और नागरिकों को इस बात से पूछने का अवकाश नहीं है कि किसकी विजय हुई, सेना की या शासक की। आई होप आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया सवाल, इसमें बहुत से सारा आपका बोर्ड एग्जाम से पूछा गया सवाल है, आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। छठा नंबर सवाल जो है ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, क्या कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा गया है। तो बताइए ये जो आपका लिया गया है क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो आपको हम बता देते हैं। ये आपका जनजन का चेहरा से लिया गया है, जनजन का चेहरा एक से लिया गया। किससे लिया गया है, जनजन का चेहरा एक से। और इसके लेखक कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी, ठीक है। तो पूछता है क्या उसमें से कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है। चलिए इसका भी आंसर हम लोग देख ही लेते हैं। कवि सितारे के द्वारा यूरोपियन साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की ओर इशारा कर रहा है। कवि सितारे के द्वारा किसके और इशारा कर रहा है, यूरोपियन साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और वर्तमान में बाजारवाद भी दुनिया को पूंजीवादी के चुंगल में फंसाता है, इसलिए वह भयानक है। सिंपल सी बात समझिए, कवि जो सितारे के द्वारा किसे निरूपित करना चाहता है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को। क्योंकि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद भी वर्तमान में बाजारवाद दुनिया का पूंजीवाद चुंगल में फंसाता है, इसलिए यह भयानक है। कवि ने अपने विचार को प्रकट करने के लिए काफ़ी हद तक प्रवृत्ति का सहारा लिया है। कवि विश्व के जन जन की पीड़ा, शोषण तथा अन्य समस्याओं का वर्णन करने के क्रम में अनेक दृष्टांतों का सहारा लेता है। जब आप इस कविता को पढ़े होंगे, जन जन का चेहरा एक, उसमें इन सभी बातों का जिक्र किया गया है। कवि विश्व की जन जन की जो पीड़ा है, उनके प्रति हम लोगों की क्या भावना है, उन सभी को कवि ने उसमें अच्छी प्रकार से वर्णन किया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप उसे जाके पढ़ सकते हैं और इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। और कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है, इसका भी आंसर आपको मिल ही जाएगा। अगर नहीं पढ़ सकते तो यहाँ आपका आंसर दे दिया गया है, आप इसे भी लिख सकते हैं। क्या कवि ने सितारे की भयानक इसलिए कहा है क्योंकि जो वर्तमान में बाजारवाद जो है वह दुनिया को पूंजीवाद के चंगुल में फंसाता है, और कवि सितारे के द्वारा इशारा करते हुए साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की ओर इशारा कर रहा है। सिंपल सा सवाल ये भी था, अब इसे भी क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है, क्या पंच परमेश्वर खो जाने से कवि चिंतित क्यों है। एक दो बार ये भी सवाल पूछा गया है, क्या पंच परमेश्वर खो जाने से कवि चिंतित क्यों है। सिंपल सा है, क्या पंच परमेश्वर का अर्थ है पंच। पंच आप लोग समझते होंगे, क्या गांव देहात में जो पंचायती होता है उसमें पंचाते हैं, तो वही पंच है आपका, ठीक है। तो पंच परमेश्वर खो जाने यानी कि पंच परमेश्वर का खो जाने से कवि चिंतित क्यों होता है, उनका कारण पूछ रहा है। तो देखिए क्या कारण है।
पंच परमेश्वर का अर्थ है पंच। पंच परमेश्वर का रूप होता है। वस्तुतः पंच के पद पर विराजमान व्यक्ति अपने दायित्व निर्वाह के प्रति पूर्ण सचेत एवं सतर्क रहता है। यह निष्पक्ष न्याय करता है, उस पर संबंधित व्यक्ति को पूर्ण आस्था रहता है तथा उसका निर्णय देव वाक्य होता है। कवि ने यह देखकर खिन्न या चिंतित है कि आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत पंच परमेश्वर की सार्थकता विलुप्त हो गई। एक प्रकार की अन्याय व अनैतिकता और नैतिकता ने व्यवस्था को निष्क्रिय कर दिया है, पंगु बना दिया है। पंच परमेश्वर शब्द अपनी सार्थकता खो चुका है। कवि उपयुक्त कारणों से चिंतित है। वर्तमान समय की बात करें तो आपका जो पंच परमेश्वर है वह अपनी सार्थकता को खो चुका है, क्योंकि पंच परमेश्वर को सबसे पहले भगवान के रूप में माना जाता था। क्या उसमें कवि जी कहते हैं क्या पंच परमेश्वर जो होता है वह अपना दायित्व निर्वाह के प्रति पूरा सचेत रहता है और पूर्ण आस्था रहता है, सभी व्यक्तियों को उन पर पूर्ण आस्था रहता है। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो उनकी सार्थकता विलुप्त हो चुकी है। आप लोग देखते होंगे क्या गांव में पंचायती करने के लिए रुपया पैसा लगता है, तो उसी के संबंध में पंच को यहाँ टारगेट करते हुए पंच परमेश्वर की सार्थकता खो जाने के कारण उसमें कवि चिंतित रहते हैं। तो आपको लिखना है क्या कवि को यह देखकर खिन्न या चिंतित है कि आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था में पंच परमेश्वर की सार्थकता विलुप्त हो गई है। एक प्रकार की अन्याय व अनैतिकता ने व्यवस्था को निष्क्रिय कर दिया है और पंगु बना दिया है। पंच परमेश्वर शब्द अपनी सार्थकता खो चुका है, जिससे कारण कवि उपयुक्त कारणों से कवि बहुत ही चिंतित है। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छी प्रकार से क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट सवाल आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्या एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? ये भी सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बहुत ही अच्छी प्रकार से इसे भी आप नोट कीजिएगा, ठीक है। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? तो देखिए एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। एकांकी आपका एक अंक का होगा, जबकि नाटक में अनेक अंक होगा। सबसे पहला अंतर क्या होगा, एकांकी आपका एक अंक का होगा, जबकि आपका नाटक अनेक अंक का होगा। एकांकी के एक ही दृश्य में अनेक दृश्यों का समायोजन होता है, जबकि नाटक में प्रत्येक अंक कई दृश्यों में विभक्त होकर प्रस्तुत होता है। एकांकी में क्या होगा, आपका एक ही दृश्य में अनेक दृश्य का समायोजन होगा, जबकि नाटक में क्या होगा, प्रत्येक अंक कई दृश्य में विभक्त होकर प्रस्तुत होगा। यह हो गया आपका दूसरा अंतर। और तीसरा अंतर समझिए एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। क्या एकांकी में यथासाध्य जरूरी स्थिति को ही करने की चेष्टा करेगा, जबकि नाटक देश काल और वातावरण की थोड़ी विस्तार के साथ चित्रित करने का अवसर होता है। तो एकांकी और नाटक में आप तीन अंतर देखें, जिसमें पहला अंतर क्या देखें, एकांकी एक अंक का होगा, जबकि नाटक अनेक अंक का होगा। दूसरा अंतर देखें क्या, एकांकी के एक ही दृश्यों में अनेक दृश्य का समायोजन होगा, जबकि नाटक में प्रत्येक अंक कई दृश्य में विभक्त होकर प्रस्तुत होगा। तीसरा अंतर क्या देखें, क्या एकांकी में यथासाध्य जरूरी स्थिति को ही करने का चेष्टा करेगा, जबकि नाटक देश काल और वातावरण की थोड़ी विस्तार के साथ चित्रित करने का अवसर होता है। आई होप आपको एकांकी और नाटक में किसी प्रकार की अब दिक्कत नहीं होगी। एकांकी नाटक आप लोग जरूर ही याद करें, क्योंकि इसमें जितना भी सवाल है वो सभी करियर कोर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। नौवां सवाल आता है, क्या भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की? तो एक लेख और एक पत्र से ये आपका सवाल आता है, क्या भगत सिंह जो है अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त करता है। एक बार पढ़ देते हैं, उनके बाद आप आसानी से समझ सकते हैं। हिंदी में ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसे एक बार पढ़ने के बाद आप आसानी से समझ नहीं सकते हैं। आई होप आप लोग उसे पूरी अच्छी तरह से बताने के बाद और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फांसी के लिए समय संबंधी अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए भगत सिंह ने कहा था कि जब यह आंदोलन चरम सीमा पर हो तो पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। इस प्रकार उनकी फांसी की समाचार को समस्त देशवासी तथा विश्व के अन्य लोग जान सके। भगत सिंह ने ऐसा समय संभवतः इसलिए चुना क्योंकि जब आंदोलन चरम उत्कर्ष पर होगा, ऐसे समय को फांसी पर चढ़ाया जाए तो देशवासियों में आक्रोश की नई ऊर्जा, एकता और देश की स्वतंत्रता कराने का जुनून पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा। यह ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों से भारत माता का मुक्त कराने में सहायक होगा। तो कहने का आशय क्या है कि भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त करता है। तो भगत सिंह अपनी फांसी संबंधी इच्छा व्यक्त तब करता है कि जब आंदोलन चरम सीमा पर होगा तब उसे फांसी दे दिया जाए। इसके पीछे भगत सिंह का कारण यह हुआ होगा क्या समस्त देशवासी को अगर यह बात की खबर लगेगी कि
फांसी भगत सिंह को फांसी दिया जा रहा है और उस समय आंदोलन चरम सीमा पर रहेगा, तो लोगों में एक अलग अलग ही प्रकार की जोश और उत्साह जगेगा, जिससे भारत माता को अंग्रेजों की बेड़ियों से छुटकारा मुक्त कराने में सहायक होगा। आई होप आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। अब अंतिम सवाल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी, क्या इतिहास में किमियाई प्रक्रिया का क्या असर है? इतिहास में किमियाई प्रक्रिया का क्या असर है, तो उसको भी चलिए देख ही लेते हैं। किमियाई प्रक्रिया पारे को सोने में बदलने की एक प्रक्रिया। अगर सिंपल सी किमियाई प्रक्रिया की बात करें तो किमियाई प्रक्रिया आपका क्या है? पारे को सोने में बदलने की प्रक्रिया है, जिसमें पारे को कुछ विलोपनों के साथ उच्च तापक्रम पर गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? किमियाई प्रक्रिया की बात करें सिंपल सा तो ये क्या है? पारे को सोने में बदलने की एक प्रक्रिया है, जिसमें पारे को कुछ विलोपनों के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका आंसर। लेखक ने पाठ के संदर्भ में, अब आते हैं किमियाई प्रक्रिया का पाठ के संदर्भ में, वो तो डायरेक्ट देख लेंगे किमियाई प्रक्रिया है क्या। अब पाठ के संदर्भ में आते हैं कि लेखक ने पाठ के संदर्भ में किमियाई प्रक्रिया का आशय देते हुए कहा है कि जिस प्रकार पारा दूसरे प्रकार का पदार्थ और उसके कुछ पदार्थ के संगम से बिल्कुल भिन्न पदार्थ का उद्भव हो जाता है, उसी तरह सुदूर दक्षिण की संस्कृति और रक्त इस प्रदेश की निधि बनाकर एक अन्य संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं। उपयुक्त में प्रदेश शब्द चंपारण क्षेत्र को इंगित करता है। जगदीश चंद्र माथुर जो आपका ओ सदा नीरा लिखे हैं, उसी से यह सवाल है, ठीक है। उपयुक्त में प्रदेश शब्द चंपारण क्षेत्र को इंगित करता है। चंपारण का इतिहास अपने में अनेक संस्कृति को समेटे हुए ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार यहाँ समय समय पर बाहरी आक्रमण हुए। यहाँ लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का शासन था। चलिए एक बार इसे और आपको एक बार समझाते हैं। तो इतिहास में किमियाई प्रक्रिया का क्या अर्थ है? तो सिंपल सा किमियाई प्रक्रिया क्या है कि पारे को सोने में बदलने की प्रक्रिया है, जिसमें पारे को कुछ विलोपन के साथ गर्म किया जाता है, तापक्रम पर गर्म किया जाता है। लेखक ने पाठ के संदर्भ में किमियाई प्रक्रिया का आशय देते हुए कहता है कि जिस प्रकार पारा एक दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक नया पदार्थ का उद्भव कर देता है, उसी तरह आपका सुदूर दक्षिण की संस्कृति और रक्त इस प्रदेश की निधि बनाकर अन्य संस्कृति का निर्माण कर गया। प्रदेश का कहने का अर्थ यह है कि चंपारण क्षेत्र को इंगित करता है, ठीक है। चंपारण की इतिहास जो है अपने आप में अनेक संस्कृति को समेटे हुआ है और ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार यहाँ समय समय पर बाहरी आक्रमण हुआ है तथा यहाँ लगभग 300 वर्ष तक आपका कर्नाट वंश का शासन था। यह सवाल आपका कहाँ से है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया ओ सदा नीरा से यह सवाल लिया गया। तो आज का सवाल हम लोगों का यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि करेक्ट कोर्स हमारा स्टार्टिंग हुआ है तो संपूर्ण वीडियो का आपको लाभ मिलते रहे। और अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दें, ताकि सभी व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। तो वीडियो पर कमेंट कर अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।